चलिए तो स्टार्ट करें अपने। हाय गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। दिस इज वैभव चितलांगिया एंड हम लोग सब अभी उस पड़ाव पे आ गए जहां पे हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना मतलब 66 केस लॉज हमारे आज कंप्लीटली हो जाएंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर। ठीक है, सेकंड एक बार के लिए स्किप कर रहे हैं बिकॉज सेकंड जो चैप्टर अपना सिक्योरिटीज लॉ का वो चैप्टर ही थोड़ा मतलब टेक्निकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो विल कीप इट फॉर द लेटर हाफ। ठीक है, अभी अपने कॉर्पोरेट लॉज के बाद डायरेक्टली फेमा में जाएंगे। ऑल्सो फेमा अगेन हैज समवेयर अराउंड 68 केसेस। ठीक है, सेकंड चैप्टर हैज 25 ऐसे कुछ केसेस। तो ये छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। तो पहले बड़े बड़े चैप्टर्स करके निकलते हैं अपने, फिर छोटे छोटे चैप्टर्स टेक केयर करेंगे। चलेगा? ठीक है, चलिए तो अपने जो 3 केसेस बाकी थे वो देख लेते हैं। पहला वॉज केस नंबर 21, राइट? 12। ये रहा अपना केस का नाम है मधुसूदन गोवर्धन दास एंड कंपनी वर्सेस मधु वुलन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, नाउ दिस केस इज आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कुछ स्टेक होल्डर्स थे कंपनी के, उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किया कंपनी साथ एंड देन वो ट्रांजैक्शन जब डिफॉल्ट होने लगा, उसका पैसा वैसा जब डिफॉल्ट होने लगा, पेमेंट वगैरह, तो उन लोग ने उस कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप पिटीशन डाल दी। ठीक है, आईबीसी आने के पहले, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने के पहले जो क्रेडिटर्स थे वो क्रेडिटर्स पिटीशन फाइल कर सकते थे ना, अगर डिफॉल्ट होता था तो दिस इज अंडर दैट ओनली। ठीक है, खैर ये तो 1956 का है, उस समय क्रेडिटर्स को राइट था। ठीक है, आईबीसी आने के बाद हम लोग ने वो राइट क्रेडिटर्स से ले लिया अंडर कंपनीज एक्ट एंड वो राइट उनको दे दिया इन दी अंडर आईबीसी। राइट, ये क्लियर है ना? तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या है। सिंस इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड काफी ज्यादा है तो हम लोग फैक्ट्स को पहले ही पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, पहले में लिखा हुआ है द एपेलेंट was a partnership firm with 3 brothers from the Katakia family as partners. ठीक है, सो अपना ये जो मधुसूदन गोवर्धन एंड कंपनी है, गोवर्धन दास, वो एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पे 3 लोग पार्टनर्स हैं और तीनों कटाकिया फैमिली के ही लड़के। ठीक है, उन लोग पार्टनरशिप बिजनेस कैरी ऑन करते थे जिसमें दे ऑल्सो हैड अनदर बिजनेस। ठीक है, अनदर बिजनेस बाय द नेम ऑफ मधु वुल स्पिनिंग मिल्स। सो दे हैड 2 बिजनेस, वन वॉज मधुसूदन गोवर्धन दास एंड कंपनी जहां पे 3 पार्टनर्स थे एंड दूसरा था मधु वुल स्पिनिंग मिल्स जिसमें 3 शेयर्स उनके पास थे एंड 1100 शेयर्स थे एनसी शाह के पास। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करके देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। ये अपने कटाकिया ब्रदर्स है। ठीक है, इनके पास 2 बिजनेस है, एक है मधुसूदन वो जो अपना गोवर्धन दास है। ठीक है, यहां पे लोग तीनों अपने पार्टनर्स है, यहां तक क्लियर? ठीक है, दूसरा ये मधु स्पिनिंग वुल। ठीक है, इसमें 3 शेयर्स ये कटाकिया ब्रदर्स के पास है। ठीक है, एंड बाकी के 1100 शेयर्स जो है वो एनसी शाह एंड बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप इनके पास है। यहां तक समझा सबको? यहां तक फैक्ट्स क्लियर है एकदम? किसी को भी कहीं पे भी डाउट नहीं ना? चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे ऐसा बोल रहा है कि बॉम्बे ट्रेडर्स एंड मधुसूदन गोवर्धन दास एंड कंपनी जो एपेलेंट्स है उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें मधु वुलन करके एक नई तीसरी कंपनी को डालने का प्लान किया गया। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, हो रहा कटाकिया ब्रदर्स के ही साथ है बिकॉज उसके जो 3 पार्टनर्स है, एपेलेंट के जो 3 पार्टनर्स है वो तो कटाकिया ब्रदर्स ही है ना। सो कटाकिया ब्रदर्स एंड बॉम्बे ट्रेडर्स इन लोग दोनों एक अग्रीमेंट में आए और बोले हम लोग एक तीसरी कंपनी और डालेंगे जिसका नाम होगा मधु वुलन। ठीक है, उसके लिए 6 लाख रुपया बॉम्बे ट्रेडर्स को देना था एपेलेंट्स को। समझा सबको? ठीक है, एपेलेंट्स को देना था एंड वही इरेक्शन चार्जेस वगैरह जो भी था वो सब लोन के हिसाब से होता। ठीक है,
इसके बाद यहां तक समझा सबको? वापस यहां पे इसको ऐड कर लेते हैं अपने। देखिए इसके बाद क्या डिसाइड हुआ, इसके साथ बॉम्बे ट्रेडर्स एंड मधुसूदन गोवर्धन दास, इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक तीसरी कंपनी डालेंगे जिसका नाम होगा मधु वुलन। ठीक है, पहला ये समझा? ठीक है, मधु वुलन को डालने के लिए 6 लाख रुपया चाहिए था, जो कि इन तीनों पार्टनर्स ने, कटाकिया ब्रदर्स ने दिया बॉम्बे ट्रेडर्स को। ठीक है, एंड कटाकिया ब्रदर्स ने मतलब 6 लाख रुपया क्या दिया, बेसिकली कुछ मशीनरी वगैरह इंपोर्ट कराया, जिसका पेमेंट एक बार के लिए कटाकिया ब्रदर्स ने बोला हमारे पास बहुत पैसे, हम पे कर दे रहे हैं। ठीक है, और बाद में आप लोग मेरे को आराम से देते जाना, एंड ऑफ कोर्स दिस वाज अ चार्ज ऑन देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक समझा सबको? ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में ऐसा बोला गया है कि रेस्पोंडेंट स्टार्टेड डिफॉल्टिंग इन रीपेमेंट ऑफ द ड्यूज, अग्रीव्ड द एप्लेंट फाइल्ड अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। समझा? तो यहां पे फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली एक बार जब मधु वुलन को पैसा चाहिए था, जब मधु वुलन को अपना मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, तो उसने कटाकिया ब्रदर से पैसा ले लिया एंड बोला कि जैसे ही मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, हम जितना मेरा ऑपरेशन से पैसा आएगा आपको देते जाएंगे। ठीक है, एक बार जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो मधु वुलन इसको जो पैसा देना था वो देना बंद कर दी, स्टार्टेड डिफॉल्टिंग। ठीक है, तो उसलिए ये जो तीनों, ये क्या बोलते हैं, मधुसूदन गोवर्धन दास लोग हैं, वो लोग आए हैं एज एप्लेंट्स अपीलिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझा सबको? यहां तक सबको समझा? किसी को भी डाउट? थोड़ा सा ट्विस्टेड फैक्ट्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिकली पॉइंट यही है कि उस इंसान को अपना पैसा नहीं मिल रहा था वापस, एंड इसीलिए लोग आए हैं बोलने के लिए कि कंपनी को वाइंड अप कर दो। समझा सबको? ठीक है, नाउ इस केस में कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट डिसाइड इन फेवर ऑफ मधु वुलन। कोर्ट ने बोला हम वाइंड अप नहीं करेंगे। क्या रीजन इसका? इसका रीजन ये है कि जो एप्लेंट्स अपना डेट्स का बात कर रहे हैं ना, कि ये जो 6 लाख रुपए मेरे को मिलना चाहिए था, वो डेट्स कभी वो लोग प्रूव नहीं कर पाए, वो डेट्स कभी सामने वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो डेट्स में रीजनेबल डाउट भी है अभी। ठीक है, अच्छे से आपने प्रूव ही नहीं किया कि आपका डेट बाकी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा दिखा रहे हैं जो आपको रीपेमेंट हो चुका है, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि आपका डेट 6 लाख का था नहीं 4 लाख का ही था, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि आप 1 लाख रुपया बोल रहे हो, असली में 10,000 रुपए ही बाकी है। सो डेट्स वर, जो भी डेट्स आप लेके आए हो, दे वर डिस्प्यूटेड, डिनाइड एंड डाउटेड। साथ ही साथ आपके सारे डेट्स वर बार्ड बाय लिमिटेशन। ठीक है, सो आपका डेट एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाया कभी। अगर आपका डेट एस्टैब्लिश नहीं हो पाया तो क्या उस केस में वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होगा? अगर आपका डेट एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाया तो आपके अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो पाएगा क्या? क्यों? अगर डेट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है मतलब सामने वाला बंदा क्रेडिटर है, ऐसा भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। अगर सामने वाला बंदा एज क्रेडिटर एस्टैब्लिश नहीं हो पाया मतलब उसका डिफॉल्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, और अगर डिफॉल्ट ही नहीं है तो फिर क्या चीज का वाइंडिंग अप करोगे? समझा? तो पहला पॉइंट ये था कि आपने जो भी अपना डेट के बारे में बोला है वो डेट आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाए हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं था कि डेट थोड़ा सा भी नहीं था। सिचुएशन ये था कि मान लो 5 लाख रुपया सामने वाला पार्टी बोल रहा है कि डेट बाकी है, असली में डेट 50,000 था। तो ऐसा नहीं था कि डेट था नहीं। ठीक है, डेट था बट उतना अमाउंट का नहीं था जितना अमाउंट का कटाकिया ब्रदर्स बोल रहे थे। ठीक है, तो उस केस में वो लोग बोले चलो ठीक है, मान रहे मेरा 5 लाख का डेट है नहीं, बट 50,000 तो है। डेट होता है, 5 लाख को या 50,000 का हो, तो अभी तो आप इसको वाइंड अप करोगे। तो उस केस में क्या बोला है इन्होंने, क्या बोलते हैं, कोर्ट ने क्या बोला है वो देखिए, दैट जस्ट बिकॉज आपका थोड़ा सा डेट नहीं रीपे हो रहा है, जिसका रीजन भी क्लियर कट हमें डॉक्यूमेंट से ये दिख रहा है कि बिकॉज कंपनी ट्रेडिंग लॉस में है, कंपनी के ऑपरेशन से भी प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, कंपनी अभी लॉसेस में चल रही है, और बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, ट्रेडिंग लॉस है। मतलब बेसिकली जितना उनका रॉ मटेरियल्स लग रहा है और उस पर जितना ओवरहेड कॉस्ट्स लग रहा है वो उनको सेल से नहीं मिल पा रहा। ठीक है, सो कंपनी अभी ट्रेडिंग लॉस में है। जस्ट बिकॉज कंपनी ट्रेडिंग लॉस में है ना, आपका थोड़ा सा पैसा बचा हुआ है, डज नॉट मीन कंपनी के अगेंस्ट वाइंड अप ऑर्डर पास हो जाएगा। कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करने के लिए देयर हैज टू बी अ लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मींस ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा कि कंपनी इसके आगे सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, देयर हैज टू बी अ लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब कंपनी के पास अब कोई चीज है ही नहीं बेस बना के उसके ऊपर काम करने के लिए। कंपनी का सारा एसेट्स जा चुका है, सारा ऑल द ऑपरेशंस हैव गॉन डाउन, एवरीथिंग हैज गॉन डाउन, देयर इज नो सबस्ट्रेटम लेफ्ट। ओनली इन सच केसेस कोर्ट्स वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करती है। इस केस में वैसा कुछ प्रूव नहीं हो पाया था। इस केस में केवल उन्होंने इतना सा बोला कि हमारा ट्रेडिंग लॉस है। तो जस्ट बिकॉज ट्रेडिंग लॉस है और उसकी वजह से आपका 50,000 रुपए नहीं आ पाए, क्या आप एक कंपनी बंद करवा दोगे?
बताइए, नहीं ना। सबस्ट्रेटम क्या होता है, सबको समझा ना। सबस्ट्रेटम मतलब आपके पास अब चांस ऑफ सर्वाइवल है ही नहीं। आपकी कंपनी को अगर हम अभी छोड़ भी दे, वो आगे जाके 1 साल 2 साल 3 साल में बंद पड़ेगी ही पड़ेगी। देयर इज नो सबस्ट्रेटम लेफ्ट टू योर कंपनी। अगर कोर्ट को ये चीज दिख जाता है कि सबस्ट्रेटम बचा हुआ नहीं है, इन दैट केस ओनली द कोर्ट विल पास एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, तो इस केस में देयर वाज नो लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, द ओनली थिंग वाज देयर वाज अ लिटिल अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग लॉस, जो कोर्ट्स ने बोला भाई इट्स अ ट्रेडिंग लॉस, इट्स ओके, आपको हम किसी के इसका कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसा दिलवा सकते हैं, वाइंड अप नहीं करेंगे। समझा सबको ये केस? ठीक है, तो इसमें बेसिकली इतना जो फैक्ट्स घुमाया उसका कुछ था नहीं। इसमें अगर लोग एक लाइन में ये भी फैक्ट्स लिख देते कुछ अमाउंट बाकी था, एंड वो अमाउंट वाज बाकी ओनली बिकॉज ट्रेडिंग लॉस नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने पिटीशन डाल दी। क्या वाइंडिंग अप होगा कि नहीं? सिंपल आंसर इज वाइंडिंग अप नहीं हो सकता। क्लियर? सबको डन? समझा ये केस? ठीक है, तो देखिए यहां पे देख लेते हैं लीगल प्रिंसिपल्स क्या होल्ड किया गया। द डेट्स आर बार्ड बाय लिमिटेशन, डिस्प्यूटेड, डिनाइड, डाउटेड एंड एट लीस्ट इन वन इंस्टेंस प्रूव टू बी डिसऑनेस्ट। 1-2 डेट्स प्रूव भी हो गया था कि इन्होंने गलत बोला है। ठीक है, तो ऐसे में तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिलाई ऑन द डेट। ठीक है, सेकेंडली द फैक्ट दैट द कंपनी हैड सफर्ड ट्रेडिंग लॉसेस विल नॉट डिस्ट्रॉय इट्स सबस्ट्रेटम। ठीक है, अनलेस देयर इज नो रीजनल प्रोस्पेक्ट ऑफ इट एवर मेकिंग अ प्रॉफिट इन द फ्यूचर। सबस्ट्रेटम मतलब यही, आप फ्यूचर में कभी प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, आपका एग्जिस्टेंस का पॉइंट ही नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, यहां पे जस्ट बिकॉज यू आर सफरिंग सर्टेन ट्रेडिंग लॉसेज राइट नाउ, थोड़ा सा आपको लॉस हो रहा है, डज नॉट मीन आपका सबस्ट्रेटम ही खत्म हो गया। अब आप लोग एक एग्जांपल ले लो इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनीज के इनिशियल फ्यू इयर्स में ऐसा माना जाता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग इन अ लॉस, देन इट्स वेरी गुड। It's a good sign if an insurance company is going in a loss or is going in losses in the initial few years. तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका सबस्ट्रेटम लॉस हो गया? क्या वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा? राइट, सो जस्ट बिकॉज यू हैव सर्टेन ट्रेडिंग लॉसेस डज नॉट मीन आपका सबस्ट्रेटम खत्म हो जाता है। क्लियर? ठीक है, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम वाइंडिंग अप ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड। क्लियर? ये केस समझा सबको? ठीक है, आपके एग्जाम में इस केस का आने के चांसेस बहुत कम है, और अगर आएगा भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा। In the facts of a case, it was proved that the substratum was not lost. In such a case, can the court pass an order of winding up against the company? ठीक है, so can the court pass an order of winding up? No, because winding up order pass करने के लिए you have to show that substratum is lost. ठीक है, समझा? चलिए आते हैं इस चैप्टर के हम लोग सेकेंड लास्ट केस में, विच इज केस नंबर 21. So case number 21 is Jabal C. Lashkari versus official liquidator. इसके facts are very 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 simple. ठीक है, ठीक है, चलिए इस केस में क्या हुआ था, ये जो प्रसाद मिल्स लिमिटेड है ना, दिस वाज अ कंपनी. ठीक है, नॉर्मल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. ये कंपनी के अगेंस्ट एक वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो चुका था. जो भी XYZ रीजन हुआ था, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो चुका था. सो वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होता है तो अपॉइंट कौन होता है? लिक्विडेटर. तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो गया था अगेंस्ट प्रसाद मिल्स लिमिटेड. क्लियर यहां तक? ठीक है. नाउ जब प्रसाद मिल्स लिमिटेड ऑपरेशंस में था, जब इट वाज अ हेल्दी कंपनी, जब सब चीज ठीक कर रहा था, चल रहा था, तब जबल लश्कारी के फादर ने या जो भी रिलेटिव्स ने, उन्होंने इस कंपनी को सर्टेन लैंड लीज पे दिया था. ठीक है, सर्टेन लैंड लीज पे दिया था. यहां तक क्लियर सबको? ठीक है. जब प्रसाद मिल्स का लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ तो प्रसाद मिल्स के जितने असेट्स थे उन सबको क्या किया जा रहा था? रियलाइज. ठीक है, एंड डेट्स डिस्चार्ज किया जा रहा था. सो द लीज होल्ड राइट्स जो आपके पास होता है वो भी आपका असेट है. ठीक है, सो यहां पे ऑफिशियल लिक्विडेटर ने उन लीज होल्ड राइट्स को भी ऑक्शन में बेच दिया. ठीक है, लैंड नहीं बेचा, लीज होल्ड राइट्स बेचा. लैंड बेचने का राइट कभी लेसर को होता है क्या? सॉरी, कभी लेसी को होता है क्या? नहीं होता ना. तो यहां पे ऑफिशियल लिक्विडेटर ने लैंड नहीं बेचा, उन्होंने जस्ट लीज होल्ड राइट्स बेच दिए. ठीक है, नाउ लीज होल्ड राइट्स बेच दिए, लिक्विडेटर को लगा भाई मेरे कंपनी का असेट्स है लीज होल्ड राइट्स, हम बेच सकते हैं. ये चीज लश्कारी लोग को पसंद नहीं आया. लश्कारी लोग का बोलना यह था कि हमारे पिताजी ने जो भी लैंड लीज पे दिया आपको दिया. ठीक है, आपको कोई राइट नहीं था उस लीज होल्ड राइट को आगे पास ऑन करने का.
ठीक है। तो पहले तो वो कोर्ट गए एंड बोले इसके अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन मिलने के लिए, वो उनको मिला नहीं। सब्सिक्वेंटली वो गए एंड बोले कि इनके लीज को ही कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, एंड इनको उस लैंड से एविक्ट कर दिया जाए। यहां तक समझा सबको? समझा सबको? किसने लैंड किसको दिया? लश्कारी के पापा ने लैंड दिया कंपनी को। उस कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया तो लिक्विडेटर है। लिक्विडेटर ने उस लैंड के ऊपर जो लीज होल्ड राइट्स है उसको ऑक्शन में बेच दिया, बिकॉज वो कंपनी का असेट है, राइट? उसको ऑक्शन में बेच दिया। ये चीज इन्हें पसंद नहीं आई, ये बोले हमारा लैंड हमने आपकी कंपनी को दिया था, ठीक है, आपकी कंपनी ने इसे कैसे बेचा? आपकी कंपनी से बेच नहीं सकती थी। पहले वो कोर्ट के पास गए परमानेंट इंजंक्शन मानने के लिए एंड उसके बाद वो गए कि इस लीज को ही पूरा कैंसिल कर दो एंड ये लैंड हमें वापस दिलवा दो, इनको एविक्ट कर दो इस लैंड से, ठीक है। आपको क्या लगता है क्या होगा? कोर्ट एविक्ट करने मानेगी या नहीं मानेगी? अगर मानेगी तो क्यों मानेगी, नहीं मानेगी तो क्यों नहीं मानेगी? किसको किसको लगता है इस केस में उनको एविक्ट कर दिया जाएगा? 1 क्यों? गट फीलिंग है कि कर दिया जाएगा। और किसी को ऐसा लगता है कि एविक्ट कर दिया जाएगा? किसी को भी नहीं लगता। क्यों? परमिशन तो लगेगी, राइट। किसी को इसको ऐसा लगता है कि एविक्ट नहीं कर सकते? क्यों? ओके ओके, बिकॉज लिक्विडेटर ने बस लीजहोल्ड राइट्स ट्रांसफर किए, लैंड नहीं किया। और कुछ किसी को कोई और पॉइंट फ्रॉम एनी ऑफ द साइड्स? अग्रीमेंट के बारे में आई डोंट थिंक यहां पे लिखा हुआ है। अग्रीमेंट के बारे में यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहां पे कोर्ट ने होल्ड किया कि अकॉर्डिंग टू द रेंट कंट्रोल एक्ट जो इस पे अप्लाई करता है, सो रेंट कंट्रोल एक्ट इज अ स्टेट लिस्ट का मैटर, तो हर स्टेट का अपना अपना रेंट कंट्रोल एक्ट है। सो जो भी रेंट कंट्रोल एक्ट जो इस पे अप्लाई करता है उसके हिसाब से एविक्शन ऑर्डर आप तभी पास कर सकते हो जब सामने वाला पार्टी दैट इज द लेसी इज नॉट रेडी टू पे द रेंट एंड हैज वायलेटेड द टर्म्स ऑफ द लीज अग्रीमेंट। वो अलग बात है। यहां पे ऑफिशियल लिक्विडेटर ने दिखा दिया कि हम आज तक आपको रेंट देते आए हैं, आगे जो इंसान को ऑक्शन किया गया लीज होल्ड राइट्स वो भी रेंट देने के लिए रेडी है। जब हम सारे रेंट कंट्रोल्स एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे अगेंस्ट एविक्शन ऑर्डर नहीं करवा सकते। समझा सबको? ठीक है। एंड इसलिए कोर्ट ने बोला कि यहां पे एविक्शन ऑर्डर हम नहीं पास कर सकते बिकॉज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से सब चीज सही चल रहा है, राइट। एक्ट में क्या बोला गया? आप एक्ट के अंदर गए हो ना एविक्शन ऑर्डर लेने के लिए। एविक्शन ऑर्डर के लिए एक्ट में बोला गया है कि या तो आपको रेंट नहीं दिया जा रहा है या आपका लीज डीड वायलेट हो रहा है, ठीक है। यहां पे दोनों चीज नहीं था, तो कोर्ट बोला मेरे पास राइट है ही नहीं एविक्ट करने का, ठीक है। सबको समझा ये केस? ठीक है। चलिए देखते इसमें क्या दिया हुआ था। The appellants were successors of the original lessor who had leased out a land to a company named Prasad Mills. ठीक है। On application of a secured creditor, a winding up order was passed against the company. Clear यहां तक? ठीक है। The appellants filed a suit, मतलब ये लश्कारी ने सूट फाइल किया परमानेंट इंजंक्शन मांगने के लिए, बट वो तो हुआ नहीं। सब्सिक्वेंटली एक और एप्लीकेशन फाइल किया गया फॉर रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी कि इनको एविक्ट कर दो और मेरे को प्रॉपर्टी मेरा वापस दे दो, ठीक है। लिक्विडेटर इनका बात सुना नहीं एंड प्रॉपर्टी के यहां पे जो सेल ऑफ द सेड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना, इट मीन सेल ऑफ द लीज होल्ड राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। वो समझ आई, प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता वो किसी भी हालत में, तो इट्स सेल ऑफ द लीज होल्ड राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उन्होंने फिर वहां पे भी उनको कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो फाइनली आई कंपनीज कोर्ट। कौन सा कंपनी कोर्ट? जिसके अंडर लिक्विडेशन चल रहा था। एंड उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे सुपरविजन के अंदर ये सब चीज चल रहा है, अपने लिक्विडेटर को रोकते क्यों नहीं हो? योर लिक्विडेटर डज नॉट हैव अ राइट टू ट्रांसफर और सेल ऑफ माई लीज होल्ड राइट्स। रोको उसको। कंपनी कोर्ट ने भी मना कर दिया। कंपनी कोर्ट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन एंड इसीलिए इस अपील को लाया गया था टू द सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिक्विडेटर के ही फेवर में ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अ टेनेंट मतलब अ लेसी हु इज रेगुलरली पेइंग और इज रेडी एंड विलिंग टू पे द रेंट, उसको लॉ प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, इन टेनेंट्स को जस्ट बिकॉज लैंडलॉर्ड का मन है उसको बाहर निकालने का, आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप नहीं निकाल सकते इन टेनेंट्स को। इस केस में द कंपनी वॉज रेडी एंड विलिंग टू पे द रेंट, द बिडर जिसको वो लैंड मिला था ही वॉज ऑल्सो रेडी टू पे द रेंट, तो ये लश्कारी लोग अपने मन से नहीं निकाल सकते थे। समझा सबको? पार्टीज अलग है मतलब हाँ, कंपनी लिक्विडेटर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ना। लिक्विडेटर कम्स इन द शूज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझा यहां पे सबको? एंड इसलिए इट वाज हेल्ड कि ये जो ऑक्शन हुआ है वो एकदम सही हुआ है एंड एविक्शन ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। ठीक है, एप्लिकेंट कुड नॉट एविक्ट द रिस्पोंडेंट फ्रॉम द सेट प्रॉपर्टी। समझा सबको ये केस? दे वर विलिंग टू पे, मतलब अगर पे नहीं भी करे तो दे वर विलिंग टू पे। दे आर टू थिंग्स, सी दे आर ईदर रेगुलरली पेइंग और आर विलिंग एंड रेडी टू पे। To the tenant entirely. Entirely means now there have to be the circumstances which need to be taken into consideration. इस केस में they were ready to pay, they were willing to pay, but they could not pay because they didn't have the money. So उसलिए उनको प्रोटेक्शन मिला था कंपनी को। समझा यहाँ पे? समझा ये केस सबको? समझा आपको? पक्का? क्यों या फिर वो ये कंफ्यूज वाला ही लुक दे रहे हो? ओनर के पास उतना ही राइट रहता है जितना उनको एक्ट एंड डीड में लिखा हुआ था। लीज डीड में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आपको सबलेट करते वक्त मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। एंड एक्ट नहीं, नहीं लीज डीड आप नहीं ऐसे ही टर्मिनेट कर सकते हो कहीं पे भी, तो उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ता है। एंड जब मतलब नॉर्मल अग्रीमेंट्स टर्मिनेट करना इज इजियर देन लीज अग्रीमेंट, लीज डीड्स। बिकॉज आपने मान लो एक लैंड मेरे को दिया, हम उस लैंड पे पूरा मिल विल सब कंस्ट्रक्ट कर लिए, आप मेरे को 1 महीने का नोटिस दे दिए, बोलते हो कि हम इसको टर्मिनेट कर देंगे, मेरा कितना नुकसान होगा सोच रहे हो आप? इसीलिए जनरली लीज डीड्स में ये नोटिस पीरियड का सीन रहता ही नहीं है। दे आर डायरेक्टली सेट कि 2 साल तक ऐसे ही रहेगा, इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। अ लॉट ऑफ लीज डीड्स डू नॉट हैव टर्मिनेशन क्लॉज, या अगर टर्मिनेशन क्लॉज रहता भी है तो वो ऐसा रहता है कि आपने इस लीज डीड का कोई टर्म वायलेट किया है या फिर आपने लॉ को वायलेट किया, तभी हम कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ना तो लीज डीड का कोई वायलेट हुआ ना कोई एक्ट वायलेट हुआ, तो कर ही नहीं सकते आप टर्मिनेट। समझा? समझा सबको ये केस? चलिए लास्ट केस अपने देखते हैं ऑफ चैप्टर नंबर 1। पेज नंबर बता दो कोई, हम ही देख लेते हैं। 56। यस मैम। कोई बुलाया क्या मेरे को? दे नहीं पा रहा है, मतलब वो रेडी है देने के लिए बट वो दे नहीं पा रहा है। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा? विलिंग टू पे रेंट, आपने उनको नोटिस भेजा और बोला कि मेरे को 15 डेज का एक्सटेंशन दे दो, आई विल पे बिकॉज ऑफ द रीजनेबल जस्टिफिकेशंस, या मेरे पास पैसा नहीं है अभी, या मेरा लिक्विडेशन चल रहा है, जैसे लिक्विडेशन का पैसा आएगा आई विल पे टू यू, वैसे। या आपने पोस्ट डेटेड चेक्स दे दिया, दैट शोज योर विलिंगनेस टू पे। समझा सबको? ठीक है, आइए केस नंबर 51, ये अपना लास्ट केस है फर्स्ट वाले चैप्टर का। विल गेट डन विद इट इन लाइक 5-10 मिनट्स एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस केस में क्या हुआ था। द केस का नाम इज हनुमान प्रसाद बागरी वर्सेस बैग्रस सीरियल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहां पे हनुमान प्रसाद बागरी जो हमारे पेटिशनर है, जो हमारे एपेलेंट है, उन्होंने बैग्रस सीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस फाइल किया। ठीक है, साथ ही साथ उन लोगों ने बोला कि इन पेटिशन को क्या बोलते हैं, इस कंपनी को इस पेटिशन के बेसिस पे वाइंड अप कर दो। सो अगर आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस लेके जाते हो तो कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है, राइट? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट प्रूव हो गया तो नाउ इस केस में हम लोग ये देखने वाले हैं कि मान लो मेरी एक कंपनी है
उसमें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट प्रूव हो चुका है, तो क्या द मियर फैक्ट कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट प्रूव हो गया है विल लीड टू वाइंडिंग अप, या हम लोग को और फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ता है? अगर और फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ता है तो क्या कंसिडर करना पड़ता है? इंटरेस्ट प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए किसका? पेटिशनर्स एंड शेयर होल्डर्स का। ओके, और उसके अलावा अगर और कोई वायबल सोल्यूशन है हमारे पास तो वाइंड अप क्यों करे कंपनी को? ठीक है, और कोई रीजन आप लोग सोच सकते हो जिसमें आप बोल सकते हो ये चीज की नहीं वाइंड अप नहीं करना चाहिए? बिकॉज एक वहां पे कुछ फैक्टर्स या कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, नहीं तो कोई कोर्ट एक केस में कोर्ट ए बोलेगा वाइंड अप कर दो, कोर्ट बी बोलेगा वाइंड अप नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी सिमिलैरिटी इन द जजमेंट्स, राइट? तो वी नीड टू नो द फैक्टर्स जो कंसिडर करेंगे हम लोग। ये केस उसी के लिए आया था। देखिए क्या बोला गया था केस में। केस में बोला गया था यहां पे ये कि किसी भी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के पिटीशन के लिए वाइंडिंग अप ऑर्डर 3 केस में ही आप दे सकते हो। पहला, अगर कंपनी का अफेयर्स आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और अगेंस्ट एनी मेंबर्स, ठीक है? सो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट। दैट सेकेंड, इफ इट वुड जस्टिफाई एंड इट इज इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी, ठीक है? किस केस में एक एग्जांपल दो, किस केस में आपको लगता है कि इट विल बी इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी और इट विल बी जस्टिफाइड टू वाइंड अप द कंपनी? एक एग्जांपल इसका, a company is not able to pay its debts, so it will be equitable. This is a good example. A company is not able to pay its debts, but then वहां पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कैसे आएगा? अब ऑपरेशन मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड इक्विटेबल दोनों का एक एग्जांपल। कौन सा रिटर्न? एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में नहीं आएगा ना, उसमें तो आप डायरेक्टर्स को अंदर डाल दोगे डायरेक्टली, बिकॉज उनका स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। ओके, एंड उसका इफेक्ट क्या हुआ है? तो डायरेक्टर्स को निकाल दो एंड उनके एक्शंस को रिवर्स कर दो। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अपनी मेजॉरिटी का यूज करके ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है जो कंपनी को बहुत लॉस में लेके जा रहा है और बेटर ऑप्शन इज टू वाइंड अप। सो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है जिसमें कंपनी लॉस में जा रही है, सो इट्स बेटर टू वाइंड अप। Yeah, to an extent that is an example. That is a good example. Equitable relief का मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अपने मेजॉरिटी रूल का फायदा उठा के कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर गए वो लोग जिससे कंपनी इनएविटेबली लॉस में ही जाएगी, ठीक है? वो कंपनी लॉस में ही जाती जाएगी एंड ऑलरेडी बहुत लॉस इनकर हो चुका है, ठीक है? तो उस केस में आप एक बार के लिए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, बट देन जो पीछे वाला लॉस है उसको आप क्या करोगे? सो इससे बेटर है कंपनी को वाइंड अप ही कर दो, ठीक है? सो दैट इज वन एग्जाम्पल। द थर्ड इज दैट नॉट पासिंग, यहां पे लिख देना, नॉट पासिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर वुड अनफेयरली प्रेजुडिस द एप्लीकेंट्स। ठीक है? नाउ कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये 3 ग्राउंड्स होते हैं, अगर ये तीनों में से एक भी कोई ग्राउंड आ गया तो आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हो। तो या तो आपका वाइंडिंग अप इसलिए होना चाहिए बिकॉज कंपनी के जो काम धंधा चल रहा था इट वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। सेकेंड, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। सेकेंड, इफ इट विल बी जस्टिफाइड एंड इक्विटेबल टू वाइंड इट अप। एंड थर्ड, इफ इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेटिशनर्स, जो हम लोग पिछले केस में पढ़े थे। सो द थर्ड लाइन मीन्स दैट ओनली इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेटिशनर्स। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि देखो पहला वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, पहला वाला पॉइंट क्योंकि प्रूव हो गया था कि कुछ भी खराब गलती से नहीं हुआ इसमें, ठीक है? सेकेंड वाले पॉइंट के लिए ऐसा बोला गया कि
शेयर होल्डिंग पैटर्न of the petitioners was under 20% and those people who were against winding up were more than 80%. मतलब एक कंपनी के 100% शेयर होल्डर्स में से 20% बोल रहे हैं कि वाइंड अप कर दो, 80% बोल रहे हैं कि वाइंड अप मत करो. विल इट बी इक्विटेबल इफ आई वाइंड इट अप नाउ? राइट. सो इन्होंने बोला फर्स्ट ग्राउंड भी नहीं है, सेकंड ग्राउंड भी नहीं है, जस्ट बिकॉज थर्ड ग्राउंड का थोड़ा बहुत चांसेस है, विल नॉट वाइंड इट अप. थर्ड राउंड भी अच्छे से प्रूव नहीं हुआ था इसमें. ठीक है. इन टेक्निकल सेंस तीनों ग्राउंड्स एब्सेंट थे. ठीक है. सो इसलिए बोला गया कि वाइंडिंग अप ऑर्डर यहां पे पास नहीं किया जा सकता, वॉज नॉट जस्टिफाइड. जिन लोगों ने पेटिशन फाइल की है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, उनका 20% ही था एंड 80% था जिन लोग बोल रहे थे कि नहीं हमारा कंपनी में सब ठीक चल रहा है, कुछ मत करो, रहने दो. तो उस केस में बोला गया जब 80% लोग बोल रहे हैं सब ठीक चल रहा है तो इट विल बी कंप्लीटली अगेंस्ट इक्विटेबल प्रिंसिपल. राइट. कि आप 20% लोग का बात सुन के बोल दे रहे हो एंड 80% का बात सुन के नहीं बोल रहे हो. समझा सबको? ठीक है. सो दिस केस में वी हैव सीन द 3 ग्राउंड्स जो कि होना चाहिए इफ यू वांट टू पास a winding up order against the company in a petition of operation and mismanagement. ठीक है. The first round is prejudicial to the public interest. Second, just and equitable होना चाहिए. Third, it will affect the interest of the petitioners. Petition for operation mismanagement होता है. ठीक है. क्लियर. ये 3 में से अगर कोई भी नहीं है तो वाइंडिंग अप ऑर्डर पास नहीं हो सकता. क्लियर. ये केस समझा सबको? तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीटली खत्म. बहुत सबसे लंबा चैप्टर एक्चुअली यही है, नॉट मतलब ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ केस लॉस बट विथ रिस्पेक्ट टू द केसेस ऑल्सो. मतलब आगे के अब जितने चैप्टर्स हैं उनके केसेस ऐसे फटफट खत्म होते हैं क्योंकि एक एक पॉइंट पे रहता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है. सो अपना सबसे बल्कि वाला चैप्टर खत्म हो गया अब. ठीक है. अब जितने चैप्टर्स जो जल्दी जल्दी जाएंगे इररेस्पेक्टिव कि अगर उनमें 60 केसेस है, 50 केसेस है, 20 केसेस है, वो जल्दी जल्दी खत्म होंगे. क्लियर सबको? ठीक है. तो अगर यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपने डायरेक्टली मूव ऑन करे टू दी थर्ड चैप्टर या अपनी यहीं पे खत्म करते हैं. थर्ड चैप्टर अपने देखेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास. ठीक है. थैंक यू सो मच.